आप देख रहे हैं के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान की अनुच्छेदवार व्याख्या, जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, आरपीएससी, रीट, एसआई, स्कूल व्याख्याता आदि की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भारतीय संविधान का भाग 5, अध्याय 4, संघ की न्यायपालिका। आज हम सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के कह सकते हैं खजाने में गोता लगाएंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ अनुच्छेद नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देश की सबसे शक्तिशाली न्यायिक संस्था बनाते हैं। हाँ, और हम देखेंगे कि कैसे संविधान ने इसे पुरानी विरासत संभालने, मतलब अनुच्छेद 135, अपनी ही गलतियों को सुधारने, जैसे अनुच्छेद 137, और जरूरत पड़ने पर पूर्ण न्याय के लिए कानून की सीमाओं से भी आगे जाने की शक्ति दी है, जो कि अनुच्छेद 142 है, एक बहुत ही असाधारण शक्ति। जी। हमारे पास के ढाका क्लासेस के विस्तृत नोट्स हैं, तो चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं कि एक अदालत एक महाशक्ति कैसे बनती है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस अनुच्छेद से जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। स्लाइड का शीर्षक है आर्टिकल 135, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। जी। इसका मूल पाठ कहता है, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय को भी किसी ऐसे विषय के संबंध में जिसको अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, अधिकारिता और शक्तियां होंगी, यदि उस विषय के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी विद्यमान विधि के अधीन अधिकारिता और शक्तियां फेडरल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थीं। अब देखिए, ये जो कानूनी भाषा है, हाँ, ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है। हाँ, प्रयोक्तव्य थीं जैसे शब्द। बिल्कुल। तो इसको आसान शब्दों में समझते हैं। सोचिए 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसने फेडरल कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया। लेकिन कुछ ऐसे मामले थे जो पुराने फेडरल कोर्ट के दायरे में आते थे, पर नए सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 133 या 134 में फिट नहीं बैठते थे। अच्छा, तो क्या उन मामलों का कोई वाली वारिस नहीं होता? मतलब वो कहाँ जाते? यही सवाल है, और इसी सवाल का जवाब है अनुच्छेद 135। ये एक तरह का कानूनी गैप भरता है, एक ब्रिज की तरह, जो पुरानी न्यायिक व्यवस्था को नई व्यवस्था से जोड़ता है ताकि कोई भी मामला बीच में ना छूट जाए। बिल्कुल सही शब्द है, ब्रिज। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक सुप्रीम कोर्ट उन बच्चे कुचे मामलों को भी सुन सकता है जो पहले फेडरल कोर्ट सुनता था। तो परीक्षा के नजरिए से क्या यहाँ से कोई सीधा सवाल बन सकता है? हाँ, सीधा सवाल बनता है। यदि कोई अपील 133 या 134 के तहत नहीं आती, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे सुन सकता है? जवाब है हाँ, बशर्ते वो मामला संविधान लागू होने से पहले फेडरल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में था। ये शक्ति अनुच्छेद 135 से मिलती है। समझ गई। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी शक्ति पर जो उसे देश की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल पर असाधारण नियंत्रण देती है। आर्टिकल 136, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। हाँ, एसएलपी बहुत चर्चित है ये। इसका खंड एक कहता है, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकेगा। इस पूरे अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है विवेकानुसार, यानी डिस्क्रेशनरी। इसका मतलब है कि ये नागरिक का अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की इच्छा है। ये एक तरह का फिल्टर है जिससे सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि कौन सा मामला इतना महत्वपूर्ण है कि उसे सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसका दायरा बहुत बड़ा है, कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी फैसला। लेकिन स्लाइड में इसका एक अपवाद भी दिया गया है। खंड 2 कहता है, खंड 1 की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारणा, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी। जी, और ये एक बेहद जरूरी अपवाद है। सैन्य न्यायालय यानी कोर्ट मार्शल के फैसलों पर एसएलपी लागू नहीं होती। अच्छा, सेना के मामलों में ये शक्ति लागू नहीं होती। इसके पीछे सिद्धांत सैन्य न्याय की अपनी स्वायत्तता बनाए रखना है। परीक्षा के लिए यहाँ से एक क्लासिक प्रश्न बनता है, क्या एसएलपी एक मौलिक अधिकार है?
उत्तर है बिल्कुल नहीं, ये एक विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, तो अनुच्छेद 136 सुप्रीम कोर्ट को बाहरी अदालतों पर नियंत्रण देता है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का खुद पर भी कोई नियंत्रण है? क्या वो ये मान सकता है कि उसने कोई गलती की है और उसे सुधार सकता है? यहीं पर अनुच्छेद 137 आता है। आत्म सुधार की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। सीधी सी बात है ये स्वीकार करना कि सर्वोच्च होने का मतलब अचूक होना नहीं है। इस शक्ति के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों को दोबारा देख सकता है, लेकिन इसकी दो सीमाएं हैं। संसद का कानून और अनुच्छेद 145 के तहत बने नियम। जी, इन्हीं के दायरे में रहकर ये शक्ति इस्तेमाल होती है। स्लाइड में रूपा अशोक हुर्रा केस 2002 का भी जिक्र है। क्या ये इसी शक्ति से जुड़ा है? हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि कभी-कभी पुनर्विलोकन याचिका खारिज होने के बाद भी न्याय में भारी चूक हो सकती है। तो एक और मौका। एक तरह से कोर्ट ने इसी अनुच्छेद 137 की भावना को विस्तार देते हुए सुधारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटिशन की अवधारणा को जन्म दिया। ये न्याय का आखिरी दरवाजा है जो केवल तभी खटखटाया जा सकता है जब न्याय की प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी हुई हो। अच्छा, तो कोर्ट अपनी शक्तियों को खुद ही और विकसित कर सकता है, लेकिन क्या संसद भी इसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है? मुझे लगता है अनुच्छेद 138 और 139 इसी बारे में है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के लिए। अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट के काम के दायरे यानी ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाता है। ये संसद को शक्ति देता है कि वो संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट कि किसी विषय पर कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकार दे सकती है। और अनुच्छेद 139 वो सुप्रीम कोर्ट के हथियारों यानी टूल्स को बढ़ाता है। ये संसद को शक्ति देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति दे सके। ये तो बहुत दिलचस्प है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि हाई कोर्ट्स की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक है। हाँ, क्योंकि वो अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। तो क्या अनुच्छेद 139A उस अंतर को खत्म करने का एक छिपा हुआ रास्ता है? बिल्कुल, ये एक सक्षमकारी प्रावधान है, इनेबलिंग प्रोविजन। अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की रिट शक्ति को हाई कोर्ट के बराबर या उससे भी व्यापक बना सकती है। लेकिन क्या ऐसा किया गया है? नहीं। परीक्षा की दृष्टि से याद रखने वाली बात यह है कि संसद ने आज तक ऐसा कोई कानून बनाया नहीं है। ठीक है। अगला अनुच्छेद 139A एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या को हल करता है। सोचिए, एक ही कानूनी सवाल पर मान लीजिए डेटा प्राइवेसी से जुड़ा कोई नया मुद्दा, देश के 5 अलग-अलग हाई कोर्ट्स में केस चल रहे हैं। इससे तो गड़बड़ी हो सकती है ना, कोई कुछ फैसला देगा, कोई कुछ और। बिल्कुल। और इसी कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए 42वें संशोधन से ये अनुच्छेद जोड़ा गया। ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो कहे, ठीक है, ये सवाल इतना जरूरी है और सब जगह उठ रहा है, तो सारे केस मेरे पास भेज दो, मैं ही एक बार में फैसला करूंगा। और इसी को विधि का सारवान प्रश्न कहते हैं। जी, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक ऐसा बुनियादी कानूनी सवाल जिसका जवाब पूरे देश के लिए जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल 140, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां। एंसिलरी पावर्स। ये शब्द आनुषंगिक थोड़ा अस्पष्ट लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका पाठ है, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो। इसे ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम है न्याय करना, लेकिन ये काम करने के लिए उसे कुछ टूल्स या सहायक शक्तियां चाहिए। जैसे किसी को गवाही के लिए बुलाने की शक्ति या किसी सरकारी दफ्तर से कोई फाइल मंगवाने की शक्ति। ये शक्तियां आनुषंगिक हैं, ये खुद में न्याय नहीं है, लेकिन न्याय करने के लिए जरूरी हैं। तो ये अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वो जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे और भी सहायक टूल्स दे सके। जी हैं, बिल्कुल। समझ गई। अब उस अनुच्छेद पर आते हैं जो पूरे भारतीय न्यायतंत्र की नींव है। आर्टिकल 141, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। ये कहता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। ये है नजीर का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। सरल शब्दों में पत्र की लकीर। हाँ, कह सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो देश के हर दूसरे कोर्ट, हर जज पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होगा। इसके बिना हमारी कानूनी व्यवस्था में एकरूपता और स्थिरता आ ही नहीं सकती।
लेकिन एक अहम सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले से बंधा हुआ है? नहीं, और यही इस व्यवस्था की खूबसूरती है। ये अनुच्छेद 137 के साथ मिलकर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों को बदल सकता है। अच्छा, ताकि कानून समय के साथ विकसित हो सके। बिल्कुल। तो परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले को बदल सकता है। और अब हम उस अनुच्छेद पर आते हैं जिसे अक्सर सुप्रीम कोर्ट की ब्रह्मास्त्र शक्ति कहा जाता है। बिल्कुल, ब्रह्मास्त्रीय है ये। आर्टिकल 42, पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस। हाँ। इसका खंड 1 कहता है, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। पूर्ण न्याय, ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ। और ये है भी। ये तब इस्तेमाल होता है जब किसी मामले में मौजूदा कानून या प्रक्रिया न्याय देने में नाकाफी साबित हो रही हो। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है, कानून अपनी जगह है, लेकिन यहाँ न्याय करने के लिए हमें कुछ असाधारण करना होगा। स्लाइड में अयोध्या और भोपाल गैस कांड के उदाहरण है, ये कैसे फिट होते हैं? ये दोनों केस दिखाते हैं कि इस शक्ति कितनी जबरदस्त है। अयोध्या मामले में कोर्ट ने कानूनी दावों से आगे बढ़कर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जमीन के प्रबंधन का एक अनूठा आदेश दिया। और भोपाल गैस कांड? वहां जब कानूनी प्रक्रिया दशकों तक खिंच रही थी, तो कोर्ट ने इसी अनुच्छेद का इस्तेमाल करके पीड़ितों के लिए मुआवजा तय किया। तो ये शक्ति तब काम आती है जब बाकी सारे कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं। एक सर्वोच्च न्यायाधीश से लेकर एक सर्वोच्च सलाहकार तक। अगला अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को एक बिल्कुल अलग भूमिका में दिखाता है। जी, एडवाइजरी जुरिस्प्रूडेंस। आर्टिकल 143 परामर्शदात्री अधिकारिता, यह राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार देता है। जी, और इसमें दो अलग-अलग स्थितियां हैं। पहली, अगर सार्वजनिक महत्व का कोई कानूनी या तथ्यात्मक सवाल उठता है, तो राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, वो मना कर सकता है। और दूसरी स्थिति? दूसरी स्थिति, जो संविधान पूर्व की किसी संधि या समझौते से जुड़ी है, उस पर अगर राष्ट्रपति सलाह मांगे तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी ही होगी, ये अनिवार्य है। और सबसे बड़ा सवाल जो परीक्षा में भी जरूर पूछा जाता होगा, क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक सलाह है, आदेश नहीं। राष्ट्रपति इसे मानने या न मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब आखिरी कुछ अनुच्छेद देखते हैं जो इस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए जरूरी है। अनुच्छेद 144 कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। यह एक सीधा लेकिन मजबूत प्रावधान है। यह देश के हर डीएम, हर पुलिस अफसर, हर मजिस्ट्रेट का संवैधानिक कर्तव्य बनाता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने में उसकी मदद करें। बिना इसके तो फैसले सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। बिल्कुल। अगला है आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम। इसका खंड 3 संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करता है। ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा और बुनियादी सवाल उठता है या अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं, तो उस मामले को सुनने के लिए कम से कम 5 जजों की बेंच बैठती है। अच्छा, कम से कम 5 जज? जी, इसी को संविधान पीठ कहते हैं। और एक रोचक तथ्य, अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ केशवानंद भारती केस 1973 में बैठी थी, जिसमें 13 जज थे। 13 जज? अब आते हैं आर्टिकल 146 अधिकारी, सेवक और व्यय। यह अनुच्छेद न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी लगता है। यह स्वतंत्रता की रीढ़ है, खासकर प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता। यह सुनिश्चित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, न कि सरकार द्वारा। और पैसों का क्या? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का सारा प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। इस भारित या चार्ज्ड होने का क्या मतलब है? इसका सरल शब्दों में मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के बजट पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, सिर्फ चर्चा हो सकती है। सरकार वित्तीय दबाव डालकर न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकती। तो ये आजादी सुनिश्चित करता है। जी, यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका बिना किसी डर या पक्षपात के काम कर सके। परीक्षा में यह प्रश्न बार बार आता है। और अब इस अध्याय का अंतिम अनुच्छेद आर्टिकल 147 निर्वचन इंटरप्रिटेशन। जी, ये एक तरह से स्पष्टीकरण देने वाला अनुच्छेद है।
ये बस इतना कहता है कि जब भी संविधान की व्याख्या की बात आएगी तो उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की व्याख्या से जुड़े सवाल भी शामिल माने जाएंगे। तो ये हमारे संवैधानिक इतिहास से निरंतरता को स्वीकार करता है। बिल्कुल। और इसी के साथ संघ की न्यायपालिका का ये अध्याय समाप्त होता है। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 135 से 147 पर। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक अपीले अदालत नहीं बल्कि संविधान का संरक्षक, अधिकारों का रक्षक और जरूरत पड़ने पर पूर्ण न्याय का स्रोत बनाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ाते हैं। हमने अनुच्छेद 142 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्याय करने की अपार शक्ति को देखा। सोचने वाली बात यह है कि यह शक्ति कहाँ पर समाप्त होती है और न्यायिक कृतिक्रमण यानी जुडिशियल ओवररीच कहाँ से शुरू होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी, संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ इस ब्रह्मास्त्र का संतुलन कैसे बनाया जाए, ये हमारे लोकतंत्र में हमेशा एक जीवंत बहस का विषय रहा है। के धाका क्लासेस के साथ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।